नमस्कार दोस्तों, मैं विकास त्रिवेदी आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास स्टडी सर्कल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एसएससी जीडी 2022-23 का जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 27 लेकर आए हैं। दोस्तों, यह प्रैक्टिस सेट न्यू पैटर्न पर आधारित है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट है। तो दोस्तों, वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, शुरू करते हैं आज के अपने प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, सन 1556 ईस्वी में अकबर ने पानीपत की दूसरी लड़ाई में किसे पराजित किया था? हमारे ऑप्शन है चंगेज खां, नादर शाह, हेमू विक्रमादित्य, बाजीराव फर्स्ट। तो इसमें दोस्तों हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, हेमू विक्रमादित्य। दोस्तों, 1556 ईस्वी में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ। दोस्तों, पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ और ये युद्ध दोस्तों अकबर और हेमू विक्रमादित्य के मध्य हुआ था। और ये युद्ध हुआ कब था? तो 1556 ईस्वी में। इसमें दोस्तों अकबर की सेना का नेतृत्व अकबर का संरक्षक बैरम खां ने किया था, अकबर की सेना का नेतृत्व। और दोस्तों इसमें अकबर की सेना ने या बैरम खां ने दोस्तों हेमू विक्रमादित्य को पराजित किया था। तो पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू विक्रमादित्य के मध्य हुआ था। दोस्तों, पानीपत के अगर प्रथम युद्ध की बात करें, दोस्तों पानीपत के प्रथम युद्ध की अगर बात करें हम लोग, तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। दोस्तों, बाबर मुगल वंश का संस्थापक और इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक, इनके मध्य में हुआ था दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध। और कब हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध? तो 1526 ईस्वी में दोस्तों। और इसमें दोस्तों बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित करके उसकी हत्या कर दी थी। तो दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ। उसके बाद दोस्तों पानीपत का तृतीय युद्ध, तो पानीपत का तृतीय युद्ध दोस्तों 1761 ईस्वी में हुआ। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ। और इसमें दोस्तों ये युद्ध किसके मध्य हुआ? तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य हुआ था। दोस्तों, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य हुआ था। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य दोस्तों पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ। और इसमें दोस्तों मराठों के पेशवा कौन थे? तो बालाजी बाजीराव। दोस्तों, पानीपत के तृतीय युद्ध में जो युद्ध हुआ अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के मध्य, इसमें मराठाओं के पेशवा दोस्तों बालाजी बाजीराव थे। और दोस्तों बालाजी बाजीराव का दूसरा नाम क्या था? तो नाना साहब। बालाजी बाजीराव का दूसरा नाम था नाना साहब। और दोस्तों इसमें मराठाओं के सेनापति कौन थे? तो सदाशिव राव थे। और मराठाओं के पेशवा तो बालाजी बाजीराव थे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। उसके बाद चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है, गणेश महोत्सव का प्रारंभ किसने किया था? दोस्तों, गणेश महोत्सव का प्रारंभ किसने किया था? हमारे ऑप्शन है महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी। तो इसमें दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, लोकमान्य तिलक। लोकमान्य तिलक ने दोस्तों गणेश महोत्सव का आरंभ कब किया था? तो 1893 ईस्वी में। 1893 ईस्वी में लोकमान्य तिलक ने गणेश महोत्सव का प्रारंभ किया। और दोस्तों कहाँ किया था? तो महाराष्ट्र में। दोस्तों महाराष्ट्र में गणेश महोत्सव का प्रारंभ लोकमान्य तिलक ने 1893 ईस्वी में किया था। दोस्तों लोकमान्य तिलक के बारे में और भी कुछ पॉइंटों पर चर्चा कर लेते हैं जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों लोकमान्य तिलक की दोस्तों पुस्तकें या पत्रिका कौन थी? तो केसरी और मराठा। दोस्तों केसरी और मराठा पुस्तक के संपादक या लेखक कौन थे? तो लोकमान्य तिलक थे। इनकी एक पुस्तक है दोस्तों गीता रहस्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन थे? तो लोकमान्य तिलक थे। केसरी और मराठा पत्रिका के संपादक कौन थे? तो लोकमान्य तिलक थे दोस्तों। और लोकमान्य तिलक को दोस्तों सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन दोस्तों लोकमान्य तिलक से, कि लोकमान्य तिलक को किसने भारतीय असंतोष का जनक कहा? किसने दोस्तों भारतीय असंतोष का जनक, भारतीय असंतोष का जनक लोकमान्य तिलक को किसने कहा? तो वैलेंटाइन सिरोल ने। वैलेंटाइन सिरोल ने दोस्तों इन्हें भारतीय असंतोष का जनक कहा, लोकमान्य तिलक को। उसके बाद दोस्तों बात करें अगर पंडित नेहरू की,
तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि पंडित नेहरू प्रधानमंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल पंडित जवाहरलाल नेहरू का रहा। दोस्तों प्रधानमंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल किसका रहा? तो पंडित नेहरू का रहा। और दोस्तों इनका कार्यकाल रहा कितना? तो 16 साल 9 महीने और 12 दिन। 16 साल 9 महीने 12 दिन ये प्रधानमंत्री रहे भारत के। और दोस्तों इंदिरा गांधी की बात करें तो इंदिरा गांधी दोस्तों ये देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी जी थी दोस्तों। और दोस्तों जब ये पहली बार प्रधानमंत्री बनी थी तो ये राज्यसभा की सदस्य थी। इंदिरा गांधी जब पहली बार प्रधानमंत्री बनी थी तो ये राज्यसभा की सदस्य थी। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 23। किस अनुच्छेद के तहत भारत के संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई है? दोस्तों किस अनुच्छेद के तहत भारत के संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई है? हमारे ऑप्शन है अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 250, अनुच्छेद 300, अनुच्छेद 52। तो दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 315। दोस्तों अनुच्छेद 315 में उपबंध किया गया है कि संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। दोस्तों उसमें कहा गया है कि संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। तो दोस्तों अनुच्छेद 315 में क्या कहा गया है कि संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। उसके बाद दोस्तों अनुच्छेद 300 में क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद 300 में दोस्तों कहा गया है कि भारत सरकार भारत संघ के नाम से वाद ला सकती है। दोस्तों भारत सरकार जो है वो भारत संघ के नाम से वाद ला सकती है, ऐसा कहा गया है। और दोस्तों अनुच्छेद 52 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 52 में दोस्तों भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ऐसा कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। यह अनुच्छेद 52 में कहा गया है। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अनुच्छेद 315। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा है, यह निर्णय लेने का अधिकार किसको है कि बिल मुद्रा बिल है अथवा नहीं? दोस्तों यह निर्णय कौन लेता है कि बिल मुद्रा बिल है अथवा नहीं? तो हमारे ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री। तो इसमें दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए लोकसभा अध्यक्ष। दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष यह तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। ये दोस्तों कौन तय करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष तय करता है। और दोस्तों धन विधेयक का उल्लेख हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का उल्लेख हमारे संविधान के अनुच्छेद 110 में है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अगर हम प्रधानमंत्री की बात करें तो दोस्तों अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के निर्वहन या संपादन के लिए या सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और उस मंत्रिपरिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होगा। तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन व सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और उस मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होगा? तो प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति का उल्लेख दोस्तों हमने अभी आपको बताया कि अनुच्छेद 52 में है। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 25। नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? हमारे ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम। तो इसमें दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड में। दोस्तों नंदा देवी चोटी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और दोस्तों अगर बात करें भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो दोस्तों भारत की सबसे ऊंची चोटी है केटू। केटू या गाडविन आस्टीन, केटू या गाडविन आस्टीन भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और दोस्तों विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन है? आप लोग जानते हैं माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट दोस्तों ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। और अगर हम लोग बात करें दोस्तों भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू या गाडविन आस्टीन है। और अगर दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों पूछ दिया जाए तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी हमारा राइट आंसर इसमें हो जाएगा अनायमुडी। अनामुडी दोस्तों अनायमुडी हमारी आंसर हो जाएगा दोस्तों कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुडी है और भारत की सबसे ऊंची चोटी तो केटू या गाडविन आस्टीन है दोस्तों। और ये दोस्तों अनामुडी जो चोटी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है ये कहाँ स्थित है? तो अन्नामलाई की पहाड़ियों पर स्थित है। अन्नामलाई की पहाड़ियों पर ये अनायमुडी चोटी स्थित है दोस्तों और ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और दोस्तों ये भी क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन है?
दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो डोडा बेट्टा। डोडा बेट्टा दोस्तों, ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 26। वातावरण की सबसे गर्म परत कौन सी होती है? दोस्तों वातावरण की सबसे गर्म परत कौन सी होती है? थर्मोस्फियर, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेजोस्फियर। तो इसमें दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। वातावरण की सबसे गर्म परत थर्मोस्फियर होती है दोस्तों। यह पृथ्वी से लगभग 85 किलोमीटर, दोस्तों थर्मोस्फियर जो है यह पृथ्वी से लगभग 85 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और इस दोस्तों ये थर्मोस्फियर में जो ये मंडल हमारा है, इसमें तापमान में सबसे तेजी से वृद्धि होती है। और सबसे वातावरण की सबसे गर्म परत दोस्तों थर्मोस्फियर है। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा है, विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? ऑप्शन हमारे हैं डाइन, जूल, पास्कल, ओम। तो इसमें दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। विद्युत प्रतिरोध की इकाई दोस्तों ओम है। और अगर डाइन की बात करें तो दोस्तों आप जानते हैं कि बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक, बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है? तो डाइन होता है दोस्तों। बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक डाइन होता है। दोस्तों जूल की बात करें तो दोस्तों जूल ये जो है वो कार्य का मात्रक होता है। जूल कार्य का मात्रक होता है। और पास्कल दोस्तों, ये पास्कल जो है वो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। यह दूरी की सबसे बड़ी इकाई पारसेक होती है दोस्तों। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर पास्कल नहीं, पारसेक जो है वो दूरी की सबसे बड़ी इकाई होती है, पारसेक। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 28। चश्मे बनाने में किस कांच का उपयोग किया जाता है? हमारे ऑप्शन है क्रुक्स कांच, पोटास कांच, जेना कांच, सोडा कांच। तो इसमें दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों चश्मे बनाने के लिए क्रुक्स कांच का उपयोग किया जाता है। इसमें दोस्तों क्रुक्स कांच की विशेषता क्या होती है? तो क्रुक्स कांच जो है वो पराबैंगनी किरणों को रोकने की क्षमता रखती है। दोस्तों क्रुक्स कांच पराबैंगनी किरणों को रोकने की क्षमता रखती है। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि चश्मे बनाने में किस कांच का उपयोग किया जाता है? तो क्रुक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारे एग्जाम की दृष्टि से। बहुत ध्यान से दोस्तों वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 29। एक ध्रुवीय सहसंयोजी बंध है। हमारे ऑप्शन है HCl, Ne, दोस्तों इनमें सब में सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, Cl और Ca सिंगल बॉन्ड Cl। तो इसमें दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, H सिंगल बॉन्ड और Cl, ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों हाइड्रोजन क्लोराइड एक यौगिक है और इसका रासायनिक सूत्र क्या हो जाता है? तो HCl, ये हाइड्रोजन क्लोराइड। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा है, आनुवांशिक रूप से समान व्यक्तियों के बीच प्रत्यारोपण को क्या कहते हैं? आनुवांशिक रूप से समान व्यक्तियों के बीच प्रत्यारोपण को क्या कहा जाता है? ऑटोग्राफ्ट, आइसोग्राफ्ट, एलोग्राफ्ट, जीनोग्राफ्ट। तो दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, आइसोग्राफ्ट। दोस्तों आइसोग्राफ्ट दो व्यक्ति जो आनुवांशिक रूप से समान, दोस्तों आनुवांशिक रूप से समान का मतलब क्या होता है? कि जुड़वा। दोस्तों जो जुड़वा होते हैं उन्हें आनुवांशिक रूप से समान कहा जाता है। इन्हीं के बीच प्रत्यारोपण से संबंधित क्या है? तो आइसोग्राफ्ट संबंधित है। हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, आइसोग्राफ्ट। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 हमारा है, प्रतिदिन दर्शाने वाली कोशिकाएं निम्नलिखित में से किसे छोड़कर सभी से विशिष्टीकृत कोशिकाएं होती हैं? हमारे ऑप्शन है प्लीहा, गुर्दे, त्वचा, लसिका ग्रंथि। तो इसमें दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, गुर्दे। दोस्तों प्रतिदिन दर्शाने वाली कोशिकाएं गुर्दे से, दोस्तों हमारे क्वेश्चन नंबर 31 है। तो इसमें राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 31 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, गुर्दे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 हमारा है, निम्नलिखित में से 1 किलोबाइट के तुल्य होता है। 1 किलोबाइट के तुल्य क्या होता है? 128 बाइट्स, 256 बाइट्स, 512 बाइट्स, 1024 बाइट्स। तो दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी, 1024 बाइट्स। दोस्तों 1 किलोबाइट बराबर क्या होता है? तो 1024 बाइट्स होता है। और दोस्तों एक निबल,
एक निबल कितना होता है? तो एक निबल बराबर दोस्तों होता है 4 बिट। 4 बिट दोस्तों, एक निबल बराबर 4 बिट। 1 किलोबाइट बराबर 1024 बाइट्स होता है दोस्तों। और एक बाइट बराबर दोस्तों 8 बिट होता है। तो एक बाइट बराबर 8 बिट होता है दोस्तों। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? 1024 बाइट्स। और एक निबल बराबर 4 बिट होता है, और दोस्तों एक बाइट बराबर 8 बिट होता है। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 हमारा है दोस्तों, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? हमारे ऑप्शन है मानवीय गतिविधियों के कारण पेड़ों की संख्या में कमी आना, पृथ्वी के वायुमंडल के कारण उसकी सतह का गर्म होना, खनिज ईंधनों के जलने के कारण प्रदूषण होना, ओजोन की परत घटने के कारण वायुमंडल का गर्म होना। तो इसमें दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी के वायुमंडल के कारण उसकी सतह का गर्म होना। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हैं? तो दोस्तों ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हैं? तो CO2, CH4, जलवाष्प, ये आदि गैसें दोस्तों हैं जो हमारी ग्रीन हाउस गैसें हैं। CO2, CH4, जलवाष्प, ये सभी दोस्तों। उसके बाद अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34 हमारा है दोस्तों, 21 जुलाई 2022 को 21 जुलाई 2022 को नीति आयोग द्वारा भारत नवाचार सूचकांक 2021 जारी किया गया। भारत नवाचार सूचकांक 2021 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो दोस्तों हमारे ऑप्शन इसमें है कर्नाटक, मणिपुर, तेलंगाना, हरियाणा। तो इसमें दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, कर्नाटक। दोस्तों भारत नवाचार सूचकांक 2021 में बड़े राज्यों में कर्नाटक पहले स्थान पर रहा, और दूसरे स्थान पर दोस्तों तेलंगाना। इसका दोस्तों सेकेंड स्थान रहा तेलंगाना का, और थर्ड दोस्तों ये हरियाणा का रहा। थर्ड स्थान हरियाणा का रहा। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 हमारा है दोस्तों, 14 जून 2022 को दोस्तों 14 जून 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सशस्त्र बलों में सेवा हेतु भारतीय युवाओं के लिए एक आकर्षक भर्ती योजना को मंजूरी प्रदान की है। इस योजना का क्या नाम है? तो दोस्तों आप लोगों को इसका राइट आंसर पता होगा, सैनिक पथ, अग्निपथ, वीर पथ या अग्निवीर। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अग्निवीर। इसका आंसर आप लोग पहले से जानते होंगे दोस्तों। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36 हमारा है, जल विद्युत एवं सौर ऊर्जा के संयोजन से संचालित होने वाला भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। और ये दोस्तों कैसा है? तो जल विद्युत एवं सौर ऊर्जा के संयोजन से संचालित होने वाला। तो इसमें दोस्तों हमारे ऑप्शन क्या है? कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो इसमें दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो दोस्तों और ये इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है कहाँ दोस्तों? तो ये दिल्ली में है। ये दोस्तों दिल्ली में है। दिल्ली में हमारा दोस्तों ये इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। और दोस्तों अगर बात करें कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की, तो आप लोग जानते हैं दोस्तों ये केरल में है। ये केरल में है दोस्तों कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दोस्तों, तो ये वाराणसी उत्तर प्रदेश। दोस्तों वाराणसी उत्तर प्रदेश में लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। और दोस्तों ये छत्रपति शिवाजी महाराज, ये दोस्तों कहाँ है? तो मुंबई में दोस्तों। मुंबई में छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है दोस्तों ये। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 दोस्तों हमारा है कि 9 जून 2022 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता हेतु 5 नए सदस्य देशों का चुनाव संपन्न हुआ। इसमें कौन सा देश शामिल नहीं है दोस्तों? कौन सा देश शामिल नहीं है? दोस्तों आप लोग अपने एग्जाम में क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि इसी तरीके से दोस्तों जैसे इसमें पूछा गया है कि कौन सा देश शामिल नहीं है, तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों। हमारे ऑप्शन है जापान, स्विट्जरलैंड, मोजाम्बिक, बोत्सवाना। तो इसमें दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, बोत्सवाना। दोस्तों इसमें जो 5 नवनिर्मित देश हैं उसमें जापान, स्विट्जरलैंड, माल्टा, इक्वाडोर और मोजाम्बिक, ये देश शामिल है। कौन कौन से दोस्तों? तो जापान हमारा शामिल है, स्विट्जरलैंड शामिल है, मोजाम्बिक शामिल है, और दोस्तों कौन शामिल है? तो माल्टा और इक्वाडोर, ये 5 देश शामिल हैं। और दोस्तों शामिल कौन नहीं है? तो बोत्सवाना शामिल नहीं है। उसके बाद दोस्तों
अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 हमारा है दोस्तों, हाल ही में चर्चा में रहा माउंट ब्लूसन ज्वालामुखी में विस्फोट दर्ज किया गया है, यह किस देश में स्थित है? दोस्तों माउंट ब्लूसन ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? और दोस्तों हाल ही में इसमें विस्फोट हुआ है, तो हमारे एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन हमारे हैं फिलीपींस, जापान, इंडोनेशिया, अमेरिका। तो इसमें दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों ये माउंट ब्लूसन ज्वालामुखी कहाँ है? तो फिलीपींस। और दोस्तों फिलीपींस की राजधानी क्या है? तो आप लोग जानते हैं दोस्तों फिलीपींस देश की राजधानी है मनीला। और दोस्तों जापान की राजधानी की अगर बात करें तो जापान की राजधानी है टोक्यो। और इंडोनेशिया की आप लोग जानते हैं दोस्तों जकार्ता। और अमेरिका की वाशिंगटन डीसी। दोस्तों ये राजधानियां भी हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला। और दोस्तों यह माउंट ब्लूसन ज्वालामुखी कहाँ है? तो फिलीपींस देश में है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 हमारा है कि फ्रांस की नई प्रधानमंत्री के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? दोस्तों फ्रांस की नई प्रधानमंत्री के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो हमारे ऑप्शन है रोड्रिगो चावेस, फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर, एलिसाबेथ बोर्न, एंथोनी अल्बनीज। तो इसमें दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एलिजाबेथ बोर्न। दोस्तों फ्रांस की नई प्रधानमंत्री के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो एलिसाबेथ बोर्न ने। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जो हमारे आज के प्रैक्टिस सेट का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों। देश की 15वीं राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू मूलतः किस राज्य से हैं? दोस्तों मूलतः पूछा गया है, तो मूलतः ध्यान रखना दोस्तों, क्योंकि इसके पहले दोस्तों ये झारखंड की राज्यपाल थी। तो ऑप्शन में झारखंड भी होगा दोस्तों। ये द्रौपदी मुर्मू पहले दोस्तों झारखंड की राज्यपाल थी। और इसमें दोस्तों क्वेश्चन में कहा गया है कि मूलतः किस राज्य से संबंधित थी। तो दोस्तों हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा से। दोस्तों उड़ीसा के मयूरभंज जिले में 20 जून 1958 को इनका जन्म हुआ था। और दोस्तों ये क्या, तो ये दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। और ये मूलतः किस राज्य से संबंधित है? तो उड़ीसा से। और दोस्तों अगर जिले का नाम पूछे तो मयूरभंज। दोस्तों मयूरभंज जिले में इनका जन्म 20 जून 1958 को हुआ था। और दोस्तों ये देश की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में चुनी गई। और दोस्तों ये दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।